मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुई और मगध पर एक नए वंश की नींव डाली गई जिसका नाम था शुंग वंश। इसे ही ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत शुंग वंश के अंतर्गत सबसे प्रतापी शासक था, जिसने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित करी। मगध से विदिशा अपनी राजधानी ले गया और इसने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को भी हराया था और 2 बार इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, 2 बार। और इसके दरबार में एक पतंजलि नाम के पुरोहित भी रहते थे और पतंजलि ने ही ये अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। भरुत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। शुंग वंश के अंतर्गत हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस ये शासक का नाम पता होना चाहिए, पुष्यमित्र शुंग। हालांकि शुंग वंश के अंतर्गत 2 राजाओं के नाम आए, एक तो पुष्यमित्र शुंग और दूसरा उसका अंतिम शासक देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी गई वासुदेव के द्वारा और एक नया वंश वहाँ पर बना, कण्व वंश। क्या बना? कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना हुई। तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने करी शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर कर। कण्व वंश के अंतर्गत भी हम 2 ही राजा पढ़ते हैं, वासुदेव और सुशर्मा। वासुदेव और सुशर्मा। सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम राजा था जिसकी हत्या कर दी गई सिमुक के द्वारा और एक नए वंश की स्थापना हुई, सातवाहन वंश। अर्थात सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी? सिमुक ने करी। किसने करी? सिमुक ने। अब यहाँ तक की बातों को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मौर्यों के बाद जिस वंश की स्थापना हुई उसका नाम था शुंग वंश। शुंग वंश के अंतर्गत हम 2 राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, पुष्यमित्र शुंग और उसका अंतिम शासक शुंग वंश का देवभूति। फिर उसके बाद कण्व वंश आता है। कण्व वंश के अंतर्गत भी हम 2 ही राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, वासुदेव और सुशर्मा, जो कि उतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए। फिर अंतिम शासक कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सिमुक के द्वारा कर दी गई और इस तरीके से सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों के बारे में हमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो गोदावरी नदी के किनारे ले गई, प्रतिष्ठान के में। कहाँ ले गए? प्रतिष्ठान में। तो सातवाहन शासकों की अपनी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। जबकि शुंग वंशों की राजधानी क्या थी? विदिशा। ध्यान देना। सातवाहन वंश में कई प्रमुख शासक हुए, सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमाई, मावी, यज्ञ श्री सातकर्णी, ये सब प्रतापी राजा हुए। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किया था। यानी कि सातवाहन वंश के अंतर्गत किस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया? तो सातकर्णी ने किया था। सातवाहन शासकों के समय 2 प्रसिद्ध साहित्यकार थे, हाल और गुणाढ्य। हाल और गुणाढ्य जो हैं वो सातवाहन शासकों के काल में एक प्रमुख क्या थे? साहित्यकार थे। हाल ने गाथा सप्तशती और गुणाढ्य ने वृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना करी थी। तो गाथा सप्तशती किसने लिखी? हाल ने। और वृहत कथा किसने लिखी? गुणाढ्य ने। ये 2 अलग अलग पुस्तकें हैं, अलग अलग साहित्यकारों की। गाथा सप्तशती हाल के द्वारा लिखी गई और बृहत कथा गुणाढ्य के द्वारा लिखी गई। सातवाहन शासकों ने कई प्रकार के धातुओं की अलग अलग मुद्राओं का प्रचलन किया, जैसे चांदी की मुद्राएं, तांबे, सीसा, पोटिन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ज़्यादातर हालांकि सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे वे रोम से मंगाया जाता था। वे लोग उसे रोम से मंगाते थे। शीशे का इस्तेमाल तो करते थे ना सिक्के ढालने में, लेकिन वो रोम से मंगाते थे, यानी कि शीशे का आयात करते थे। ब्राह्मणों को इन्होंने ज़मीन भी दी थी अनुदान के तौर पर, और ये बात सबसे पहले सातवाहन शासकों ने ही शुरू करी। ये प्रथा, ये परंपरा जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा, ये सातवाहन शासकों ने ही शुरू करी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि इनकी ब्राह्मी थी। वेरी इंटरेस्टिंग है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी और लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। साउथ इंडिया में रहने वाले, साउथ इंडिया में शासन करने वाले इस वंश की राजकीय भाषा क्या है? प्राकृत है। इस चीज़ को गौर करना। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है।
यानी कि पितृसत्तात्मक नहीं था, मात्र तंत्रात्मक व्यवस्था थी। ये देखने को मिलता है कि जो राजाओं के नाम हैं उनकी माताओं के नाम पर रखने की वहाँ पर प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था। सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, यानी कि उत्तराधिकार के नियम में पितृतंत्रात्मक मौजूद था, लेकिन हाँ मातृ तंत्रात्मक ढांचा भी मौजूद था। इसके अलावा सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम एक गौलमिक नाम के अधिकारी को सौंपा। तो गौलमिक को कौन सा काम दिया जाता था? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गौलमिक का काम क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन करना। गौलमिक को सैनिक टुकड़ी का प्रधान भी बनाया गया था। एक सैनिक टुकड़ी भी इसे दी गई थी। 9 रथ होते थे, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। बहुत बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन चलाने वाले इस अधिकारी को इतनी ताकत दी जा रही है, इतनी एक तरीके से इतना बड़ा स्टेटस इसको दिया जा रहा है। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ क्या थी? सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ जो थी, काले का चैत्य इन्होंने बनवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी सातवाहनों के द्वारा हुआ। अमरावती कला का विकास भी सातवाहन राजाओं के द्वारा ही हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमरावती कला का विकास किन शासकों के द्वारा हुआ? सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा हुआ। सातकर्णी और अन्य सभी जो सातवाहन शासक थे वो दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो दक्षिणापथ के जो स्वामी कहे जाते हैं वो सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक माने जाते हैं। सातवाहन जो साम्राज्य था ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में पड़ता था, इसलिए कहा जाता है कि सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। तो ये बात हुई सातवाहन शासकों की। एक बार फिर से मौर्य के बाद, मौर्य काल के बाद, मौर्य वंश के बाद यहाँ पर 3 वंशों के बारे में हमने पढ़ा। शुंग वंश, फिर उसके बाद कण्व वंश और फिर उसके बाद सातवाहन वंश। यहाँ पर हमने 2 राजधानियाँ परिवर्तित हुई देखी, एक तो विदिशा शुंग वंश के काल में और एक प्रतिष्ठान सातवाहन वंश के काल में। ओके, अब पढ़ते हैं भारत के यवन राज्य के बारे में। यहाँ पर हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं। हिंद यूनानियों के बारे में, शकों के बारे में, पहलव और कुषाण के बारे में। यहाँ से ये सीरियल क्रम में, इसी क्रम में आए थे इंडिया में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उस व्यक्ति ने जिसने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो किया था वो बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? डेमेट्रियस ने किया था। डेमीट्रियस ने किया था। डेमीट्रियस ने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था। डेमीट्रियस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। अफगानिस्तान का इलाका ये खुद ले गया, यानी कि ये वो इलाका था जो चंद्रगुप्त मौर्य को हासिल हुआ था और तब से भारत का हिस्सा था। इस इलाके पर डेमेट्रियस ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। पंजाब भी नहीं छोड़ा और सिंध इलाका भी ले गया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी फिर से यहाँ पर चेंज हो गई है, साकल, एक और नाम आ गई राजधानी में। साकल को अपनी राजधानी बनाया और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। तो एक और राजधानी यहाँ पर चेंज हो रही, साकल। और दूसरी जो बात थी महत्वपूर्ण कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमीट्रियस के द्वारा हुआ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भारत पर आक्रमण करता है और अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध जो कि भारत का इलाका था उस समय, उस पर अधिकार कर लेता है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात जो शासक था वो मिनांडर था। कौन था? मिनांडर। और इसकी राजधानी जो साकल थी, जिसे आजकल में सियालकोट कहते हैं, वो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। एजुकेशन का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। मिनांडर की बात हो रही है। मिनांडर के बारे में और जाने तो मिनांडर ने नागार्जुन यानी कि नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्नों का जवाब नागसेन द्वारा दिया गया और इसे एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया गया और इसी पुस्तक का नाम था मिलिंद पन्हो। क्या नाम था? मिलिंद पन्हो, मतलब मिलिंद के
प्रश्न, हिंदू यूनानी भारत के पहले ऐसे शासक हुए जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, सोने के सिक्के जारी किए। और एक बात और, सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है, हिंदू यूनानी के सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं, किन किन राजाओं के हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है सिक्कों के बारे में वो ये कि भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए, सोने के सिक्के जारी किए। इसके अलावा क्योंकि ये भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर शासन कर रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांत में एक नई कला का निर्माण करा और जिसके क्या नाम दिया गया, हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है, हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। और ये गंधार कला इसका क्या है, उत्तम उदाहरण है। गंधार कला अर्थात गंधार कला का जो प्रचलन में लाया गया वो हिंदू यूनानी शासकों के द्वारा ही लाया गया था। यूनानियों ने ही पर्दे का प्रचलन भारत में शुरू करवाया था और इसकी अगर हम बात करें तो पर्दा यूनानियों की देन थी, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पर्दा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं शकों के बारे में। हिंदू यूनानी खत्म हुए, शक आएंगे, फिर पहलव, फिर कुषाण आएंगे। शकों की बात करें तो यूनानियों के बाद शक आए थे। शकों की भारत में कितनी शाखाएं थी, शकों की भारत में 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी ने मथुरा, चौथी में पश्चिम भारत और 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर क्या किया, अपना डोमिनेंस बनाए रखा। प्रथम शक राजा मोह था। कौन था, मोह था। पहला शक राजा कौन था, मोह था। और शकों की भारत में कितनी शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी। 58 ईसा पूर्व की बात है। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को हरा दिया और उनको बाहर खदेड़ दिया, उज्जैन से बाहर खदेड़ दिया, जाओ उधर ही जाओ, उत्तर पश्चिम इलाके में। और उस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। उस राजा ने क्या करी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। 58 ईसा पूर्व की ये बात है। ये आई कहाँ से थे, शक आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। चारागाह की खोज करते करते यहाँ आ गए इंडिया में। शकों पर जब विजय हासिल हुई 58 ईसा पूर्व में, तो यहाँ से एक नया कैलेंडर जारी हुआ, नया संवत जारी हुआ, जिसे कहा गया विक्रम संवत। क्या कहा गया, विक्रम संवत के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। और उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारतीय इतिहास में विक्रमादित्यों की संख्या कितनी हो गई, 14 तक पहुंच गई, 14 तक पहुंच गई। और सबसे अधिक जो विख्यात विक्रमादित्य था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। याद रखना, विक्रमादित्यों की संख्या भारतीय इतिहास में कितनी पहुंच गई, 14 तक पहुंच गई। और सबसे विख्यात विक्रमादित्य कौन था, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय था। 58 ईसा पूर्व से ही विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, 58 ईसा पूर्व से। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में अगर हम बात करें, पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, 4 शताब्दी तक, ठीक है, 4वीं शताब्दी तक उन्होंने शासन किया था, जो पश्चिम भारत में शासन कर रही थी शकों की शाखा। और यहीं पर ध्यान देने योग्य बात है एक प्रतापी शासक के बारे में, रुद्रदामन प्रथम, जो गुजरात के बड़े भाग पर शासन करता था। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, जो कि मौर्य काल में बनाई गई थी। उस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया, रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। ओके, इन्होंने वहाँ पर काफ़ी चांदी के सिक्के भी जारी करवाए। रुद्रदामन संस्कृति का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम द्वारा जारी हुआ है। गिरनार अभिलेख याद रखना, संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख है और ये सबसे पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया और काफ़ी लंबा है। तो गिरनार अभिलेख जो लिखा गया वो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा लिखवाया गया। और इसके पहले के सभी जो अभिलेख थे वो पहले प्राकृत भाषा में रचित होते थे, लेकिन ये जो अभिलेख था ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था।
भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। अब आते हैं उसके बाद पहलव, जिनको पार्थियाई भी कहते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा जो था वो था गोंडो फर्नेस। गोंडो फर्नेस सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है कि शक नहीं, जबकि पहलव राजा थे गोंडो फर्नेस, इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। और ये पार्थियाई लोग आए कहाँ से थे? ये आए थे ईरान से। कहाँ से थे? इनका जो मूल स्थान था वो ईरान था। अब आते हैं एक नए विदेशी जिसका नाम है कुषाण। कुषाण, पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची और तोखरी भी कहलाते हैं। इनको तोखरी भी कहा जाता है। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल थे कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक, महत्वपूर्ण है, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कुजुल कड़फिसेस था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस था। और इस वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था वो कनिष्क था। कनिष्क था, जिसकी राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी। याद रखना, कुषाण वंश की राजधानी 2 थी, एक तो पुरुषपुर यानी कि पेशावर और दूसरी थी राजधानी मथुरा। कुषाणों की 2 राजधानी, पुरुषपुर और दूसरी मथुरा। मथुरा मथुरा मथुरा, और पहली क्या थी? पुरुषपुर। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया। 78 ईस्वी में एक संवत चलाया गद्दी पर जब वो बैठा था। यानी कि जानने योग्य बात है कि कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था। ये सन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल उसने एक नया संवत जारी करा था। 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में कनिष्क कहाँ बैठा था? गद्दी पर बैठा था और एक नया संवत चलाया जिसे शक संवत कहते हैं। क्या कहते हैं? शक संवत कहते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है। याद रखें, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया था, जबकि 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया। और ये शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया। और कनिष्क के समय काल में ही बौद्ध धर्म की चौथी संगति होती है और जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की जाती है, जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। कहाँ हुई थी ये बौद्ध संगति? कुंडल वन, कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ये बौद्ध धर्म को मानता था, इसीलिए इसी के समय काल में इसी के नेतृत्व में, हालांकि अध्यक्षता वसुमित्र ने करी थी, क्या हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी करी, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। तो यहाँ पर एक राजवैद्य भी है कनिष्क का, जिसका नाम क्या है? चरक। यानी कि चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना करी। चरक संहिता की रचना चरक ने करी, जो कि कनिष्क के राजवैद्य थे, विख्यात विद्वान आयुर्वेद के। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन थे? वसुमित्र। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन थे? वसुमित्र। ये वसुमित्र वही हैं जो चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता जिन्होंने की, वसुमित्र। और इसी वसुमित्र ने महाविभास सूत्र की रचना की थी। याद रखना, इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना करी। तो कनिष्क के समय काल में एक कवि भी थे, राजकवि भी थे। अभी तो हम बात कर रहे थे कि कनिष्क के उसमें राजवैद्य थे चरक, तो कनिष्क के दरबार में राजकवि भी थे अश्वघोष, जिन्होंने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना करी। इसके अलावा कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचैत और संघरक्ष जैसे विभूतियां भी मौजूद थी। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम था माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वही बात जो न्यूटन ने कही थी। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था। तो कुषाण वंश के अंतर्गत कनिष्क बहुत कुछ है जानने योग्य। कनिष्क ने शक संवत चलवाया था।
शक संवत चला है। कब चला है? 78 ईस्वी में। कनिष्क के अंतर्गत 2 राजधानी हमने पढ़ी थी, पुरुषपुर और मथुरा। और कनिष्क के समय काल में उसके दरबार में कई सारी विभूतियां थी, जिनमें से 3 तो जरूर याद करनी है। एक हो गया चरक, जो कि आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। दूसरे हो गया वसुमित्र, जिन्होंने महाभाष्य की रचना करी। और तीसरे हो गए अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना करी। एक और आप याद कर सकते हैं, नागार्जुन, जिनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, और इनकी पुस्तक का नाम माध्यमिक सूत्र था। कुषाण राजा अपने आप को देवपुत्र कहते थे। वेरी इंटरेस्टिंग है, कुषाण राजा अपने आप को देवपुत्र कहते थे। ऐसी बात इन्होंने चाइना से सीखी थी। चीनी राजा भी अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे, तो वहीं से ये प्रेरित हुए थे। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। विकास की बात हो रही है। गांधार शैली, हालांकि हमने पढ़ा था कि यवन राज्यकाल में भी पश्चिमी भारत में आगे बढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर इसकी और विकास की हम बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य ने मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध रखा था। ऑब्वियस बात है, बिजनेस बहुत बड़ा रोल पैदा करता है जब भी साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना हो। तो रेशम मार्ग उस समय का बहुत बड़ा एक ट्रेड रूट था, तो वहाँ पर नियंत्रण बनाए रखने में कुषाण सफल हुए थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। तो ये सब बातें आज हमारी यहीं पर ख़त्म होती हैं। आते हैं एक नए टॉपिक को लेकर नई वीडियो में। नमस्कार।